नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। क्लास 11 अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लास्ट ईयर बन गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। थोड़ा यार मतलब बचपने में बना वीडियो है तो माफ करना, पर यार बहुत ज्यादा उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और आप में से कई लोग बोल रहे थे वेक्टर बनाओ, तो हम आ गए और वेक्टर के बारे में बात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। यार वेक्टर के बारे में बेसिक अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को देख लो, उसमें मैंने बहुत ही प्यार से तुमको समझाया है। वैसे जनरली जो लोग यहाँ पे एकदम नए आए हैं, वेक्टर एक फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन हो। अभी शॉर्ट के लिए यही समझो, धीमे धीमे अभी कहानी आगे बढ़ेगी। जैसे अपना वेलोसिटी होता है, तो अपन ने सबने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड के साथ डायरेक्शन। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि 5 मीटर पर सेकेंड और बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, दोनों ही स्पीड है या वेलोसिटी है। इन दोनों में से एग्जैक्टली वेलोसिटी इसको बोल सकते हो, इसको नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्कूल वगैरह में भी आप लोग को यही सब बताया होगा टीचर ने कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर बनता है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर बनता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को अपन स्केलर बोलते हैं, जैसे अपनी स्पीड थी। और जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जैसे वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना। कैसी क्वांटिटी हो गई है? वेक्टर क्वांटिटी। तो बेसिकली अभी मतलब थोड़ा थोड़ा कर समझ में। ऐसे तो यार चैप्टर जैसे जैसे अंदर जाओगे, क्वेश्चंस करोगे, टॉपिक पढ़ोगे, तब मजा आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि बुक के शुरू में तुमको हम सब बताएंगे। तो धीमे धीमे देखते जाओ, समझते जाओ। तो वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन वगैरह आ जाए, है ना, उनको अपन वेक्टर कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है अपना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा बताना चाहिए कि कहां से कहां। जैसे मैंने बोला मैं 5 किलोमीटर चला, तो ये तो डिस्टेंस है। मैंने बोला मैं 5 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया हमारा वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है। जैसे हमारी फोर्स है, फोर्स के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, देखते हो कि नहीं, ऐसे बनी रहती है कि 2 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है ना। जैसे हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क याद है, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लास 10 में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो जिन जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन मिल जाता है उन क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। इसको तुम एक बेसिक में भी समझ सकते हो। आगे अभी काफी धारणाएं टूटेगी, जिंदगी में बदलाव आएंगे। बदलाव का नाम जिंदगी है ना। कितनी चीजें बदल गई 10 से 11 में, धीमे धीमे बदलती जा रही, समझते जाओ। तो अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये एक वेक्टर बनाया, है ना। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, अभी थोड़ी देर के लिए ये वेलोसिटी का वेक्टर है और इस वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका एरो जिधर पॉइंट कर रहा है वो बताता है डायरेक्शन, एरो का हेड, है ना। जो हेड है एरो का, ये क्या बताता है अपन को? डायरेक्शन। और जो ये इसकी लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, ये बताती है मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। मतलब इसकी लेंथ होगी 5 और डायरेक्शन को किस तरफ दे रहा है? ईस्ट। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड और जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाता हूं कि क्यों वेक्टर पे एक अलग चैप्टर बना। ऑब्वियस सा सवाल है यार, वेक्टर के लिए एक नया चैप्टर क्यों खोल दिया पूरा? क्यों नया चैप्टर खोला? तो समझो, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास 2 kg शुगर है, ठीक है, और मेरे छोटे भाई के पास भी 2 kg शुगर है, ठीक है। या मान ली इसको ऐसा कर देता हूं मैं, बढ़िया, 3 kg शुगर है और मेरे छोटे भाई के पास 4 kg शुगर है, ठीक है। अपन क्या करेंगे इतनी शुगर में? इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, है ना। अच्छा, जोड़ के कितना आएगा? 7 kg शुगर। बहुत आसान था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं तुमसे बोलूं कि मैं 3 मीटर चला ईस्ट और मैं 4 मीटर चला नॉर्थ। 3 मीटर चला ईस्ट, इसके बाद 4 मीटर चला नॉर्थ। तो ये बताओ मैं शुरुआत वाले पॉइंट से कितना दूर पहुंच गया? मैं 3 मीटर ईस्ट चला, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ चला, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से मैं कितना दूर हूं? तो तुम बोलोगे सर इतना दूर हो, और आंसर 5 होगा। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 आएगा। तो यार 3 को जोड़ा 4 से और आंसर आया 5। क्यों भाई? ये कैसा जोड़ घटाना है? ये वेक्टर का जोड़ घटाना है, क्योंकि ये 3 मीटर ईस्ट क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट। 4 मीटर नॉर्थ भी क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 और 4 जुड़ के कितने आ रहे हैं? 5। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने बोला मैं 3 मीटर चला ईस्ट और उसके बाद 4 मीटर चला वेस्ट। 3 मीटर ईस्ट और वहां से 4 मीटर वेस्ट। तो मैं शुरुआत वाले पॉइंट से कितना दूर हूं? पहले आगे आया फिर पीछे गया, कितना दूर हुआ मैं? 1 मीटर।
भाई 3 मीटर आगे गए, 4 मीटर पीछे गए, शुरुआत वाले पॉइंट से कितना पीछे हैं, 1 मीटर, मतलब 3 और 4 को जोड़ने पे आंसर आ रहा है 1। ये जो कहानी हो रही है नए नए तरह की, जैसे मैं बोलूं 3 मीटर आगे चला और उसके बाद 4 मीटर और आगे चला, अब आंसर कितना हो जाएगा, 3 + 4 7। सबको समझ में आ रहा है शुरुआत वाले पॉइंट से कितना दूर हो गया मैं, 7। ये जो तरीका हुआ ना, 3 4 जोड़ के 7 भी आया, 3 4 जोड़ के 5 भी आया, 3 4 जोड़ के 1 भी आया, ये वेक्टर की कहानी है। वेक्टर को वैसे नहीं जोड़ सकते जैसे चीनी को जोड़ते हैं, जैसे केजी को जोड़ते हैं, जैसे सेकंड्स को जोड़ते हैं, टाइम को, क्योंकि वो सारी स्केलर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब के लिए पूरी डिफरेंट मैथ्स है। वेक्टर की अलजेब्रा है, तो वही हमको समझनी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डील ही करनी है। भाई पूरा 11th किस पे बेस्ड है आपका, मोशन पे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब वेक्टर पे वेक्टर क्वांटिटी आती जाएंगी यार, तो वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। तो हम बताते हैं यार ये हो कैसे रहा था। 3 4 5 तो तुमने बता दिया, ये तुमने बोला 3 इधर गए 4 इधर गए, मैंने पूछा आंसर बताओ, तुमने कहा 5, तो 3 और 4 को जोड़ने पे 5 आता है, तुमने ये सोच लिया, ऐसा भी नहीं यार। जैसे मैंने बोला मैं 3 मीटर आगे गया और यहां से 120 डिग्री पे 4 मीटर आगे गया, अब बताओ शुरुआत वाले पॉइंट से मैं कितना दूर हूं। अब बोल दो 5 है क्या, नहीं ना, यहाँ 5 होता है क्योंकि 90 डिग्री पाइथागोरस, यहाँ 5 नहीं होगा, 5 से ज्यादा दिख रहा है कि। तो यार ये सब करने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा जो आज का टॉपिक है, वेक्टर एडिशन। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब ऐड कैसे होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के जो 3 बड़े मेथड हैं वो मैं बताता हूं आपको। पहला है हेड टेल मेथड, दूसरा है अपना पैरेललोग्राम मेथड, और तीसरा है हमारा ट्रायंगल लॉ, ठीक है, या पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हो, हेड टेल लॉ भी बोल, जो भी बोलो। तो यार ये 3 बेसिक मेथड है, ये सबसे बेसिक है, ठीक है। ये अगर आप अच्छे शहर में पढ़ रहे होगे, अच्छी कोचिंग में पढ़े होगे, तो 9th में ये पढ़ाते हैं। बाकी ये दोनों नए हैं, इनको समझना है, और ये दोनों एकदम सिमिलर भी हैं, टेंशन मत लेना, दोनों का आंसर सेम है। तो 3 मेथड है, आपको स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले बहुत बच्चों वाला मेथड, हेड टेल मेथड आपको बताते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। हेड टेल मेथड, देखो हेड टेल मेथड क्या बोलता है हमसे, मान लो तुम्हें 1 2 3 4 10 वेक्टर जितने भी जोड़ने, करो क्या, ज्वाइन एवरी नेक्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, या ऐसे लिख दूं मैं, ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर, और ये काम करते रहिए, और जब आंसर चाहिए हो आपको, ठीक है, और ये वेक्टर में ना आंसर का नाम रिजल्टेंट पड़ गया है ना, आंसर को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। जैसे हम बोले हमको ए और बी जोड़ के बताओ, तो ए और बी को जोड़ के जो आंसर आएगा उसको हम आर बोलते हैं, रिजल्टेंट नाम दिया। ऐसे इस चैप्टर का ऐसे वो खुश हो गए, उन्होंने नाम दिया रिजल्टेंट, कि वेक्टर को जोड़ के जो चीज बनती है उसको हम रिजल्टेंट, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं, ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। जैसे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये छोटा सा एरो लगाने का मतलब होता है कि ये चीज क्या है, वेक्टर। तो जल्दी लिखते हो हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, अगर किसी चीज के ऊपर ऐसे एरो लगा है तो समझ जाना वो चीज वेक्टर है, और वेक्टर के जोड़ने पे जो आंसर आता है उसका नाम रिजल्टेंट है। अच्छा वापस आते हैं, हेड टेल मेथड कहता है जॉइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर एंड कंटिन्यू दिस 2 3 4। जब रिजल्टेंट चाहिए तो जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with head of last vector, head of last vector। तो ये मेथड है, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा, वही एग्जांपल लेते हैं, 3 मीटर ईस्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस 4 मीटर नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट। अब आप हमको बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। चलो, तो पहला वेक्टर मैंने बनाया ये 3 मीटर किस तरफ, ईस्ट। अब रूल क्या कह रहा है, ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। तो इसका हेड यहाँ है, यहाँ से 4 मीटर वाले की टेल को ज्वाइन करो, सीधा बना टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ प्रीवियस। हो गया। अब क्या चाहिए, रिजल्टेंट।
ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हो गया रिजल्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5। वो तो इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक से हम और आप मिले यूट्यूब पे, इत्तेफाक से आंसर 5 आया है। ठीक है, तो ये हेड टेल लॉ है। थोड़ा और एक दो सवाल इसका कराते हैं हेड टेल का आपको। ठीक है, नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आपके लिए बेटर होगा। कमेंट में नहीं बोलना सर कॉपी पेन नहीं है मेरे पास, दीवारों पे लिखो, जमीन पे लिखो, कहीं तो लिखो, दिल पे लिखो। दिल पे तो कुछ और ही लिख रहे हैं आप लोग, आजकल 11th में आ गए, पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए। अच्छा, तो जैसे हम एग्जांपल ले लें, मान लें हमको 3 वेक्टर जोड़ने हैं इस बार। ठीक है, चलो मैं तुमको देता हूँ, स्टार्ट करते हैं और आप कोशिश करना पॉज करके खुद से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, 3 वेक्टर जोड़ने हैं मेरे पास। मान लो 3 फोर्सेस हैं। एक फोर्स है 3 न्यूटन की टुवर्ड्स वेस्ट, एक फोर्स है 3 न्यूटन की टुवर्ड्स नॉर्थ, एक फोर्स है 3 न्यूटन की टुवर्ड्स ईस्ट। आप इन तीनों को जोड़कर आंसर बताएं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, वेक्टर में चलो स्टार्ट। 3 न्यूटन वेस्ट, तो यहां से वेस्ट में 3 न्यूटन चले, किधर चले वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आई होप सबको पता है। अच्छा, 3 न्यूटन चले अपन किसमें, वेस्ट में। ठीक है, अब 3 न्यूटन नॉर्थ में, तो सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया। ये 3 न्यूटन आ गए अपन किस तरफ, नॉर्थ में। इस बार तीसरा भी जोड़ना है, 3 न्यूटन ईस्ट, मतलब कहने को सॉरी 3 न्यूटन ए बी सी। तो इस बार जो आंसर है रिजल्टेड हो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और सबके ऊपर छोटा छोटा बिंदु। अब तीसरा आया 3 न्यूटन ईस्ट। अब इसको किससे जोड़ोगे, प्रीवियस वेक्टर से। हर नए वेक्टर को प्रीवियस वेक्टर से, यहां से जोड़ो ऐसे आगे किधर, ईस्ट में। इसके टेल को प्रीवियस के हेड से कनेक्ट किया, 3 न्यूटन ईस्ट। अब आंसर चाहिए, आंसर के लिए क्या तरीका था, आंसर के लिए हमने बोला था टेल ऑफ फर्स्ट विथ हेड ऑफ लास्ट, रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा। तो टेल ऑफ फर्स्ट को हेड ऑफ लास्ट से ज्वाइन किया, ये रिजल्टेंट आया। तो तुम देख रहे हो कि स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी यहाँ पे कितनी होगी, 3 3। तो यार 3 3 3 को जोड़कर आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये चमत्कार हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है, बढ़िया एकदम, चमक रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हेड टेल लॉ था यार, पर इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एंगल को लेके कुछ चीज स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे मान लो भी मैं बोलूं कि अपन 5 मीटर चले ईस्ट में, देन 5 मीटर चले एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट में। अब बोला आंसर बताओ, समझो पहले बात। 5 मीटर ईस्ट में चले, बहुत बढ़िया पहुंच गए। अगला वेक्टर फिर 5 मीटर है, किस पे, 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है अपना। अगला वेक्टर इससे 60 डिग्री ऊपर है, ऐसे। सर ऊपर नीचे कैसे पता चलता है, प्लस में है ना, एंगल नेगेटिव में हो तो नीचे की तरफ जाओ, पॉजिटिव में तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री ऊपर, मतलब जो अगला वेक्टर बनेगा वो ईस्ट से कितना ऊपर है, यहां से, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ईस्ट से कितना ऊपर है, 60 डिग्री। कितना ऊपर है, 60 डिग्री। और वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। अब हेड टेल लगाओ, पहले की टेल को आखिरी के हेड से कनेक्ट करो। अब आंसर पता है क्या, नहीं पता, क्योंकि पाइथागोरस नहीं लग रहा, सिंपल ज्योमेट्री नहीं लग रही, तो फेल कर गया। तो इसीलिए हेड टेल मेथड बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चला। हम आ गए अपने सिलेबस के सबसे प्यारे, सबसे सुंदर, सबसे निराले, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड पैरेललोग्राम लॉ पे। अगर तुम लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप बोलो कि ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। आप सरकाज़म क्यों करते हैं आप उसका, आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, छोड़ दिया, ये कहाँ पे है, आप बोलो ना कि सर ये टॉपिक नहीं मिला, या पढ़ा दो, तो हम भी करेंगे, है ना। पॉजिटिव स्पिरिट रखनी चाहिए हम सबको, हमको आपको। मेरी इस बात से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, कोई ऑफेंड हुआ हो, तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहूंगा। तो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, ये हमें किसी भी तरह के दो वेक्टर को जोड़ना सिखाता है, किसी भी तरह, टेंशन ही खत्म। आओ दिखाते हैं, ठीक है। पहले लॉ समझते हैं। लॉ क्या बोलता है, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। अब समझो, अब यार हेड टेल तो भूल ही जाओ,
लिटरली बोल रहा हूँ, हेड टेल भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, नहीं आएगा एग्जाम में, एक सवाल नहीं आएगा, बस पढ़ाना पड़ता है सिलेबस में। जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो वही एग्जांपल लेते हैं अपन कि अपने पास एक पहला वेक्टर है a जिसकी वैल्यू है 5, दूसरा वेक्टर है b जिसकी वैल्यू है, मान लो चेंज कर देते हैं, जिसकी वैल्यू है मान लो 6। ठीक है, ठीक है, और 5 वाला ईस्ट में है और 6 वाला 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल, तो पहले मैंने 5 वाला बनाया, इस तरह बना 5 वाला ईस्ट में, और दूसरा वेक्टर हमारा b 6 यूनिट का है और 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। अब यहां से नहीं बनाना है, इस बार यहां से बनाना है। क्यों भाई? क्योंकि लिखा है फ्रॉम टेल टू टेल, तो यहां से दूसरा वेक्टर बना 6 यूनिट का 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ये ईस्ट है, ईस्ट से 60 डिग्री के एंगल पर, ईस्ट से कितने डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे ये दूसरा वेक्टर बना 6 यूनिट का। ये ए रहा, ये बी रहा। ठीक, अब कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में पैरेललोग्राम सोच लो, सोच लिया। अब जो रिजल्टेंट है वो मिलेगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, डायगोनल दो हो सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। डायगोनल फ्रॉम पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन पॉइंट, जहां पे दो वेक्टर जोड़ रहे हैं। ये जो डायगोनल है इसको आप स्केल से अगर मेजर करो तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू होती है। वाह, कितना बढ़िया मेथड है, मस्त। कोई भी एंगल, बस आपको पैरेललोग्राम का डायगोनल पकड़ के मेजर करना है, उसकी जो भी वैल्यू होगी वही आंसर होगी। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ? कई बार एग्जाम में स्टेट करने को, लिखने को आ जाता है 11वीं की क्लास में, फर्स्ट टर्म का पेपर आएगा तब तक तुम कुमारी में रहोगे। फिर भी कि दो वेक्टर को पहले टेल से टेल जोड़ो, बहुत बढ़िया, फिर जो आंसर है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से मिलेगा। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। इसको डॉटेड से बनाया इमेजिनरी, और फिर डायगोनल बनाओ उसी पॉइंट से, और इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर। ठीक है, तो आपके दिमाग में सवाल आ गया है कि सर हम एग्जाम में स्केल लेके जाएंगे और लेंथ मेजर कर देंगे और प्रोटेक्टर लेके जाएंगे, उससे एंगल खींचेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, एक फॉर्मूला भी हमारे पास। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आ गए अपन मस्त टॉपिक के अंदर आ गए। अब नोट करना स्टार्ट कर दो। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर जैसा है, साथ में cos थीटा का टर्म है बाद में। देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। बस आगे आंसर, चलो एक बार आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू cos 60। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 रख दीजिए, जो भी है वो r का स्क्वायर है, r नहीं है। क्या है? r का स्क्वायर। फिर उसको अंडर रूट कर दीजिए, r मिल जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान से सुनो, जब रूट करना तो r की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव वाली देना। ठीक है, मैं ही लिख देता हूं, r की वैल्यू सिर्फ कौन सी लेनी है? हमेशा पॉजिटिव वाली। ठीक है, और डिटेल में चलते हैं। तो अपन को पैरेललोग्राम लॉ से फॉर्मूला तो पता चल गया और थोड़ा बहुत लॉ भी समझ में आया। चलो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन में ले जाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में देते हैं सीधा आपको। ऐड टू वेक्टर्स 6 यूनिट्स 8 यूनिट्स एट 90 डिग्री। चलिए, हमें दो वेक्टर ऐड करने, एक 6 यूनिट, एक 8 यूनिट। तो अपन मान लेते हैं कि एक a है 6, एक वेक्टर b है 8, और इनके बीच का एंगल जो थीटा है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम बनाना चाहोगे कि नहीं? और बना है। तो एक वेक्टर a बनाया मैंने, दूसरा वेक्टर अब यहां से नहीं बनाना, यहीं से टेल ज्वाइन करना है।
बी वेक्टर कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे, ये यहाँ से कितने एंगल पे 90 डिग्री। अब इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लो, डॉट 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 बन गया पैरेललोग्राम। अब r रिजल्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे आएगा डायगोनल से, तो ये उठा के डायगोनल ऐसे बना दिया, दिस इज r की वैल्यू बोलो, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 into 6 into 8 into cos 90, ठीक है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और cos 90 की वैल्यू सबको पता है 0, तो ये टर्म 0 हो गया। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर मिला के बनता है 10 स्क्वायर, है ना, 36 और 64 हो गया 100, तो मतलब 10 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो r की वैल्यू 10 लोगे -10 नहीं लोगे, बात को समझो। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। किसका निकालने का तरीका है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालने का तरीका है? मैग्नीट्यूड। चाहे मैं r स्क्वायर लिखता, चाहे इस फॉर्मूले में ये लिखता मॉड r का स्क्वायर, मतलब मॉड का मतलब होता है, पिछले क्लास में बताया था, मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, r की वैल्यू हो गई 10, बहुत खुश, हम भी, आप भी। अच्छा एक बात बताओ, r है क्या? स्केलर है कि वेक्टर? दो वेक्टर को जोड़ोगे आंसर वेक्टर आएगा, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो आंसर वेक्टर आएगा, मतलब r एक वेक्टर है। तो बहुत बढ़िया, तुमने r का हमें क्या बताया है? मैग्नीट्यूड। हम बड़ा खुश हुए। और भैया r का डायरेक्शन, सर वो पैरेललोग्राम में है, वो डायगोनल है, तो 45 डिग्री पे होगा। 45 पे होगा पक्का, पक्का 45 पे होगा। सोचो क्यों, क्यों 45 पे होगा? तो 45 पे होना का कोई गारंटी नहीं है। अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात आई कि जो ये r है, ये अपने आप में एक वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट होता है हमारा, ये अपने आप में जब एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट की भी दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी। एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि तुमने निकालना सीख लिया, और एक रिजल्टेंट का डायरेक्शन। इसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं, तुम फिगर से बता, ठीक है। तो एग्जाम में फिगर बना के एंगल मेजर करना इतना समय नहीं है अपने पास। तो r का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आइए ये भी सीख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b। अभी प्रूफ भी करूंगा, सारे फॉर्मूले टेंशन मत लो। इनके बीच में एंगल है थीटा, पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, और ये बना रिजल्टेंट r। तो r का डायरेक्शन हम देते हैं फ्रॉम वेक्टर a। r का डायरेक्शन हम कहां से देते हैं? फ्रॉम वेक्टर a। अच्छा r देखो वेक्टर a से थोड़ा सा ऊपर है, कितना ऊपर है? चलो मैंने बोल दिया अल्फा एंगल ऊपर है, मान लिया कितना ऊपर है? अल्फा एंगल ऊपर। अगर ये अल्फा मुझे पता चल जाए तो r का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा कि नहीं, कि a से कितना ऊपर रहेगा? अल्फा ऊपर रहेगा, और वैल्यू तो पता ही है। तो r का जो डायरेक्शन दिया जाता है वो हम किससे देते हैं? फ्रॉम वेक्टर a, किस चीज से? अल्फा से, एंगल से, कि वेक्टर a से कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला बच्चों बनेगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। नोट करेंगे, इसको याद करेंगे। अभी तो यार 11 शुरू हुआ है, फॉर्मूलों की एक बौछार होगी, जिंदगी में तुम्हारे फिजिक्स की बहार होगी। अभी तो शुरू हुआ है सब, ठीक है ना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बढ़िया एकदम, है ना, सही लग रहा है, लाइट वेट बढ़िया है, ठीक है। माइक भी आ जाएगा कुछ दिन में, बढ़िया हो जाएंगे, लेक्चर और सुंदर हो जाएंगे, और मैं प्यारा लगूंगा, ठीक है। अच्छा, तो tan अल्फा, तुम लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हो। tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा हम क्यों निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो पता ही चल गया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बोलो, मैं फिर से लिखता हूं, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार तुम्हें याद होगा। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत ही अच्छे। और tan अल्फा से क्या मिलता है हमको? डायरेक्शन। क्या फॉर्मूला है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। चलो मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं। मान लो कोई कहे सर नहीं, हम a से डायरेक्शन नहीं बताएंगे, हम b से बताएंगे। हम a से नहीं बताएंगे डायरेक्शन, दूसरे। देखो दो वेक्टर है, हमें आंसर बताना है, आंसर की वैल्यू पता चल गई। अब आंसर का जो डायरेक्शन है वो इन दोनों में से किसी भी वेक्टर से एंगल बता दो। तो तुमने a से बताया, तो ये फॉर्मूला बना। अच्छा, b से बताते तो चलो b वाले एंगल को क्या मान लें? बीटा मान लें, है ना। तो tan बीटा, चलो खुद से बोलो क्या होगा?
बोलो बोलो, इतनी मैथ्स पढ़ी तुमने, उल्टा कर दो। tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ठीक है, ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि a से ही बता सकते हैं ना, b से भी बता सकते हैं। एंगल ये वाला बता, tan बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उल्टा कर दो फॉर्मूला, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। अब डेफिनेटली दो फॉर्मूले रखोगे तो दिमाग कंफ्यूज होगा, अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो एक फॉर्मूला रट लो और दिमाग में रखो कि हाँ एकदम इसी का कन्वर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो b वेक्टर से भी एंगल बता सकते हैं। या अगर मान लो b से एंगल बताना है तो यार थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अपने को थीटा पता है, अपने को अल्फा पता है, तो ये एंगल जो b से है, बीटा अगर तुम्हें निकालना ही है, एकदम मजबूरी है, तो थीटा माइनस अल्फा कर दो। ठीक है, थीटा पता है, अल्फा पता है, तो बहुत से तरीके हैं यार, बहुत सी बातें हैं, धीमे धीमे आपको सब बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में डालें, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो फॉर्मूला कैसे जाएगा दिमाग में, मुझे लगता है फॉर्मूला जाएगा डेरिवेशन से, तो आइए इसको डिराइव भी करते हैं। लेट अस डिराइव बोथ फॉर्मूलास। ठीक है, तो पहले डेरिवेशन करते हैं इसकी, r² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि हम सिर्फ IT JEE और नीट के लिए नहीं पढ़ाते, सारी बेसिक्स भी बताते हैं 11 की, तो डेरिवेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कैसे हो। तो इसमें लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन मानेंगे अपन के पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a वेक्टर b, और उनके बीच में एंगल है थीटा, और उनके रिजल्टेंट का नाम है r। इतनी चीजें हमें गिवन है, तो आओ बना ले a b, जैसा चाहो वैसा बना लो। ठीक, मैं थोड़ा सुंदर बनाऊंगा। ठीक है, प्यारा सा, तुम सबके प्यारे प्यारे बच्चे। ये बनाया मैंने वेक्टर a, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और ये बनाया मैंने वेक्टर b। ठीक है, तो मेरी मर्जी थी, मैंने ऐसा बना लिया। b इधर भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, b इधर भी बन सकता है, उसकी कोई इशू नहीं। ये एंगल हो गया थीटा। एक चीज याद रखना, जो थीटा होता है ना, ये टेल टू टेल ज्वाइन करके ही लेना। ठीक है, आगे आने वाले सवालों में एक बात बहुत क्लियर होगी तुम्हें, क्या बोला आपने, थीटा एंगल तभी लेना जब दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े। अच्छा आओ इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएं। इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया, ये रिजल्टेंट बना लिया। अब r की वैल्यू चाहिए हमें, और ये फॉर्मूला लाना है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, और इस पैरेललोग्राम को कुछ नाम दे दें। नाम दे देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, P Q R, तो वहाँ पहले से कुछ और नाम चेंज किया जाए। चलो ऐसा कर लेते हैं, M N O P। ठीक है, अब मैंने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, और इसको मैंने बोल दिया Q। समझ में आ रहा है, एकदम सुंदर प्यार से एकदम पैरेललोग्राम बनाया। O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, इस लाइन पे आगे एक्सटेंड करके उसको बोल दिया Q। ठीक है, अच्छा सबने पैरेललोग्राम पढ़ रखा है। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिसकी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल, पैरेलल हो और इक्वल। मतलब अगर ये B है तो ये भी B होगा, ये A है तो ये भी A होगा। मतलब अगर ये साइड B है तो ये साइड भी क्या होगी हमारी, इस साइड की जो लेंथ होगी वो B वेक्टर के लेंथ के बराबर होगी, तो इसको भी हम B बोल सकते हैं, BO को भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आओ जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा A मैं यहाँ दिखाता हूँ बच्चों। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, ये लाइन सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा ट्रायंगल देखो, छोटा प्यारा नन्हा मुन्ना POQ ट्रायंगल दिख रहा है साफ। इसमें मैं तुमसे पूछूं कि PQ की वैल्यू कितनी है, कैसे बताओगे, दिमाग लगाएंगे अपन। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है PO, तो मैंने बोला cos थीटा is equals to base which is PQ upon hypotenuse which is PO। यहाँ से PQ की वैल्यू बनेगी PO into cos थीटा, और PO की वैल्यू कितनी है B, तो मेरे को मिल गया B cos थीटा। कहने का मतलब ये जो लेंथ है छोटी सी, ये वाली PQ जो लेंथ है छोटी सी, ये होगी हमारी B cos थीटा। कैसे निकाला, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज इक्वल्स टू Q इनटू cos, B cos थीटा। ठीक है, बढ़िया, क्लियर एकदम। अच्छा फिर मैंने कहा मुझे OQ भी निकालना है, OQ भी निकालना है, तो मैंने कहा यार इसी ट्रायंगल में विद इन द सेम ट्रायंगल
तो मुझे ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है? OQ, हाइपोटेन्यूज कितना है अपना? PO। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया। तो OQ की वैल्यू मुझको नहीं पता, PO की वैल्यू कितनी है? B = sin थीटा। तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई? B sin थीटा। यानी ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? B sin थीटा। मुझे डर दिखाई पड़ रहा है तुम्हारी आंखों में, और उस डर को मिटाना ही मेरा मकसद है। मेरी जिंदगी का मकसद यही है। फिजिक्स में जो बच्चे डर रहे हैं, परेशान हैं, दूर दराज हैं, उससे बहुत दूर है, उनको मैं डरने नहीं दूंगा, फिजिक्स को सिंपल बनाऊं। तो यार ये तो मैथ्स कोई भी आपको बता सकता है। शॉर्ट में समझे इसको, कैसे पकड़ा जाए इसको। देखो एक चीज समझो, मान लो तुम्हें कभी कोई एक वेक्टर देता है ऐसा, ठीक है, b, और ये एंगल देता है थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया है यहाँ पे, तो बच्चों ये नीचे वाला हमेशा b का cos थीटा बनेगा और ये वाला बनेगा b का sin थीटा। इसको कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। आगे आएगी ये बात, अभी समझा दिया मैंने कि अगर ये b है और ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ b cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर में b sin थीटा। थोड़ा बात को और समझा देता हूं जब यहाँ तक आएगी। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ये b है और ये एंगल थीटा है। अब सुनो ध्यान से, जिधर एंगल थीटा है उधर परपेंडिकुलर गिराओ, और ये जो डिस्टेंस होगा इस बार बन जाएगा b cos थीटा, और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बन जाएगा b sin थीटा। मतलब जिधर थीटा है उस तरफ वाले बेस पर b cos थीटा और उस तरफ वाले परपेंडिकुलर पे b sin थीटा। जिधर एंगल थीटा है उधर cos थीटा और उसके सामने sin थीटा। अब देखो, जिधर एंगल थीटा था, किसका एंगल थीटा था? इस लाइन पे, तो कितना आया? b cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पे कितना आया? b sin थीटा। जैसे मान लो ये है r इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा, तो इधर कितना आएगा? r cos थीटा, और इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन पे कितना आएगा? r का कंपोनेंट r sin थीटा। मतलब ये वाली ये r sin थीटा, और बेस वाली वैल्यू r cos थीटा। तो इसको अब याद रखो, एग्जाम में तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन का जरूरत, सीधा बोलना ये b है तो बोलना b cos थीटा, बोलना ये b sin थीटा। बहुत बढ़िया। डिराइव करेंगे मेन फार्मूला। तो आपको ध्यान देना है, अब लेना है ट्रायंगल, आप उठा लो OQM, बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको? OQM ये वाला ट्रायंगल उठा लिया, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे है ना, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हम बोलेंगे MO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर OQ का स्क्वायर प्लस बेस MQ का स्क्वायर। लगा सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब MO की वैल्यू कितनी है? R। वैल्यू, यहाँ सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है। जो इसका डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू। तो MO की वैल्यू कितनी है? R का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है? B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। और MQ कितना है बच्चों? देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है? A, और ये कितनी है? B cos थीटा। यानी MQ पूरा कितना हो गया? A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। आइए, तो यहां से बनेगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर इसको एक्सपैंड करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस क्या बनता है? 2AB cos थीटा। ये क्यों आ रहा है? ये पूरा टर्म जरा B की तरफ बिहेव कर रहा है ना। देखो ये A प्लस B के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिखा, और यहाँ पे cos थीटा आ गया। तो यार एक काम करो, इस टर्म में से और इस टर्म में से B स्क्वायर कॉमन उठा लो, तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे वो कर रहा हूँ मैं, पहले लिख लो A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें और इसमें से, तो क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और क्या है मेरे पास? 2AB cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। कई लोग के तोते उड़ गए इसमें। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये क्या है? 2AB cos थीटा, किसके इक्वल आ रहा है? R स्क्वायर के। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। आ गया मेरे ख्याल से, एकदम आपको क्लियर होगा, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा कि ये ट्रायंगल लिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? R, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस पूरा ये इसका स्क्वायर, इसको एक्सपैंड किया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और फिर इसमें से B स्क्वायर कॉमन लिया और फॉर्मूला डिराइव। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला भी डिराइव करें अपना, जिसमें हमें बताना था कि जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पर है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो
अगला फॉर्मूला हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए, बूंद बूंद से सागर भरेगा, धीमे धीमे करते करते फिजिक्स समझ में आने लगेगी। tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, चलिए आइए वही डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बनाया a, ये बना बच्चों b, इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ये एंगल है थीटा, यहां से बनाया रिजल्टेंट r, इसको बोला था पॉइंट m, इसको बोला n, इसको बोला o, इसको बोला p, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे a इस लाइन पर, इसको बोला q, ये b तो ये भी b, वो एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब एक बात बताओ, b जिधर थीटा एंगल बनाता है उस तरफ कितनी वैल्यू आती है, b cos थीटा, मतलब इसकी वैल्यू होगी b cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू कितनी होगी, b sin थीटा। ठीक है, डिराइव भी किया हम लोगों ने। अब फिर से देख लो ट्रायंगल ओ क्यू एम, बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर से देख लो ओ क्यू एम। अब ये रिजल्टेंट है मेरा, और हमने माना रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बना रहा, अल्फा। रिजल्टेंट एक वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन हम किससे दे रहे हैं, एंगल से, कि वो ए वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा, ए वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा, अल्फा। अब इस ट्रायंगल को देखो ओ क्यू एम वाले को, क्या हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल को देखो, परपेंडिकुलर कौन है इसका, ओ क्यू है मेरे ख्याल से, बेस कौन है इसका, एम क्यू है मेरे ख्याल से, और ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा, और एम क्यू की वैल्यू आप खुद से बताओ, ये कितना है a और ये कितना है b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये दो छोटे छोटे डेरिवेशन थे, 11th में पूछ लिए जाते हैं, और डेरिवेशन करने के बाद खुद को फील भी होता है कि हाँ मेरे को सच में आ गया। तो इसमें बस ये याद रखना है कि डायगोनल बनाना है और इसको एक्सटेंड करना है। तो अगर आपको आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इसको रिपीट जरूर करें, फिर से देखें। तो ये तो बच्चों डेरिवेशन हो गई। अब कुछ पहले इसके सवाल कर लेते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे, कुछ इजी भी करेंगे। पहले कुछ इजी सवाल करते चलिए। तो हमसे बोला टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन and of magnitude 6 Newton each at a point as shown. Find the resultant. ठीक है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी। तो मैं बताता हूँ, ये पॉइंट है और ये इस पे एक 6 न्यूटन की फोर्स लगी और एक ये लगी 6 न्यूटन की फोर्स, और इनके बीच में एंगल है मान लेते हैं 60 डिग्री। अब आपको रिजल्टेंट बताना है इसका, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस। और मैं ऑप्शन दे दूंगा वो तो आपको, तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा 6 तो 6√3 at 30 डिग्री, 3√3 at 30 डिग्री, 2√3 at 45 डिग्री, ऑप्शन डी ले लेते हैं हम 6 at 45 डिग्री। आइए सॉल्व करें इसको। तो बच्चों यहां से रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है। अभी शुरू में डायग्राम भी बनाओ, थोड़ा मजा भी आएगा। ये रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट की वैल्यू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा सकते हैं, बहुत सुंदर। a की वैल्यू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 into 6 into 6 into cos 60, बहुत बढ़िया। 36 प्लस 36 प्लस, अच्छा ये कितना होगा, 2 into 6 into 6, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये 2 से 2 मर गया, तो ये भी 36, मतलब मैं बोल सकता हूँ 6 स्क्वायर 3 बार, तो 3 multiplied by 6 स्क्वायर, ये लिखते हैं 6 स्क्वायर r स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, इसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 into 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है तो बच्चों 6 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, √3। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 6√3। एक ही ऑप्शन है जिसमें 6√3 है, मार दिया। पर चलो फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए ये एंगल अल्फा भी निकालते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब सर इसमें से a कौन सा है, देखो a वो है जिससे एंगल माना है, यानी ये वाला, ठीक है। ऑल्दो वैल्यू सेम है इस बार,
तो 6 इंटू एंगल कितना है 60 अपॉन 6 प्लस 6 cos 60। इस बार a भी 6 है, b भी 6 है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 3 6, ऊपर बचेगा 3√3, नीचे 2 3 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 3। इसको रैशनलाइज करें, इसको मतलब नीचे 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 into √3 लिख सकते हैं कि नहीं, √3 into √3 तो कितना आया 1/√3। तो tan अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/√3। तो आपको पता है tan अल्फा 1/√3 कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री। तो आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है। tan अल्फा कब होता है 1/√3, जब 30 डिग्री है ना। tan अल्फा हमारा 1/√3, तो अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री। मान लो tan अल्फा होता है √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती 60 डिग्री। tan अल्फा 1 होता तो अल्फा कितना आता 45 डिग्री। और भी यार सबसे याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे समय के साथ वक्त के साथ सबको आएगा। अगर रट लिया है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा एग्जांपल। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हैं तो रिजल्टेंट उनके बीच से जाएगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। देखो रिजल्टेंट कितने एंगल पे आया 30 डिग्री पे आया। चाहो तो ये रिजल्ट तुम मेमोराइज भी कर लो, बहुत आता है एग्जाम में कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर x एक वेक्टर x, बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हमेशा आंसर बनता है x√3 और एंगल 30 डिग्री। अगर दो वेक्टर बराबर हैं 60 डिग्री पे तो आंसर बनेगा आपका x√3। और बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कुछ नया आपको जानने वाला ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और सवाल लेते हैं। प्रकाश की कमी हमारे कमरे में और पैसे की कमी, वरना मैं जनरेटर लगवा देता तो रोशनी ऑफ हो जाती। कोई नहीं, दिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, बढ़िया, चलो पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करते। और सवाल करते हैं। तो एक सवाल और लेता हूं मैं, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चलो ये खुद से ट्राई करना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव resultant which is of same magnitude as the two vectors, ठीक है। find the angle between two vectors। आपको बताना है उन दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा जिनका रिजल्टेंट उन दो वेक्टर के बराबर है। अच्छा, मतलब मेरे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है और ये हमारा रिजल्टेंट r है। हुआ क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू a और b के बराबर है और a और b आपस में बराबर, ये तो लिखा है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट व्हिच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हमसे पूछा है कि इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल थीटा पूछा है। तो ये सब मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते, दिख ही रहा है डायरेक्शन अलग अलग होगा। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला बनाना है, कुछ नहीं करना है, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। तो r की जगह a b सब बराबर, सबको x मान लें, तो r x² + x² + 2 * x * x cos थीटा, ठीक है। तो x² ये कितना हो गया 2x², ये कितना हो गया 2x² cos थीटा। थीटा तो नहीं पता, यही तो निकालना है। अच्छा, इस 2x² को उस तरफ ले गया तो ये हो जाएगा x² - 2x², तो -2 - x² = 2x² cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा निकालना है मुझे, तो cos थीटा = -x² / 2x²। x² कैंसिल कर दोगे, और इसलिए कैंसिल करोगे क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है। ये बात एग्जाम में दी होगी, अगर x 0 है बच्चों तो कभी भी इन तीनों चीज को कैंसिल मत करना पेपर में। मैथ्स में ये चीज समझ लो आज से कि अगर x 0 है तो यहाँ आप इसको कैंसिलेशन नहीं कर सकते। एनीवेज यहाँ पे x 0 नहीं है तो कैंसिल कर दिया, तो cos थीटा की वैल्यू आई -1/2। शायद आपने 10th क्लास में ये वैल्यू अभी तक नहीं देखी हो। cos थीटा -1/2 कब आता है, धीमे धीमे सब आ जाएगा आपको, जब थीटा की वैल्यू होती है 120 डिग्री। जब एंगल 120 होता है तो cos थीटा की वैल्यू आती है -1/2। इसके लिए भी एक चैप्टर आएगा मैथमेटिकल टूल, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे एंगल निकालते हैं, 90 से ऊपर, 180 से ऊपर, इस तरह के एंगल। अभी के लिए याद कर सकते हैं cos थीटा -1/2 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू हो 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करना था सवाल, आसान था, बढ़िया था, बस ये इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन धीमे धीमे कलेक्ट करते जाओ, क्लास 11th है, धीमे धीमे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, नई नई इन्फॉर्मेशन हर रोज मिलेगी। तो इस तरह के सवाल आपको कुछ आसान मिले
एक बढ़िया सवाल करा दूं आपको, तैयार हो? रह नहीं पाता है, अंदर से आ जाता है सवाल, निकल के बाहर आ जाता है, करा देते हैं, करा दे पक्का। चलो तो पक्का तैयार हो ना कि अभी तैयार नहीं? चलो करा दे। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं यार, जब वीडियो बना रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो अच्छे सवाल कराए जाए, है ना? ऐसे पढ़ाने को वही बेसिक चीज पढ़ा के मैं बैठ जाऊं, मजा ही क्या, बढ़िया सवाल भी करो। टू वेक्टर्स, कुछ भी नाम ले लो जो तुम्हारा मन हो, P एंड Q ले लो, P एंड Q as a sum of 18 and their resultant is 12. The resultant is perpendicular to smaller of two vectors. Find the value of P and Q and angle between them. ठीक है, तो बढ़िया सवाल आ गया है। डर तो नहीं लग रहा, अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे, ताप तो नहीं है? कोई बात नहीं, हमें आपके साथ हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, दो वेक्टर P और Q हैं जिनका सम 18 है। इस बात को समझो, इनका सम 18 है और इनका रिजल्टेंट 12 है। ये दोनों बातें डिफरेंस है, मतलब P प्लस Q की अगर वैल्यू जोड़े तो 18 आएगा और वेक्टर P और वेक्टर Q को जोड़े तो वैल्यू 12 आएगी। मेरे ख्याल से आपको इन चीजों की मीनिंग समझ में आ रही होगी। जैसे मान लो हम 10 और 8 जोड़े तो 18 आ सकता है वैल्यू वाइज, सिर्फ वैल्यू जोड़ी। पर वेक्टर में हो सकता है 10 और 8 को जोड़े तो हो सकता है 12 आ जाए, क्योंकि वेक्टर में आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है और हमसे कहा है कि रिजल्टेंट वगैरह निकालिए। एक इंफॉर्मेशन और है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट है वो छोटे वेक्टर से परपेंडिकुलर है। ठीक है, और डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें छोटा वेक्टर कौन है? हम थोड़ी देर के मान लेते हैं कि P स्मॉलर वेक्टर है। P क्यों उन्होंने बताया ही नहीं किसी को भी छोटा, तो मैंने P को स्मॉलर वेक्टर माना, ये बनाया। और रिजल्टेंट P से परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ऐसे है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, ऐसा रिजल्टेंट बना। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मैं Q को इधर बनाऊं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे बनता है? डायगोनल से। तो Q को यहां बनाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी इस सवाल में। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो आप Q को इधर बनाओ। अब देखो सही है, अब देखो चांसेस है ना सही होने के, कम से कम ये डायगोनल जैसा लग रहा है कि नहीं? P ऐसे Q ऐसे। यार किसने तुमसे कहा कि ऐसा नहीं बन सकता? मना किया क्या किसी ने? पैरेललोग्राम ऐसे तो बन सकता है, ये। अब देखो ये रिजल्टेंट बनेगा डायगोनल से, अभी तो ये परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो इसमें ये अप्रोच रखनी थी, Q को इधर बनाओगे तो अपने आप दिमाग चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बन गया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। अब हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको यूज करना है कि P और Q को जोड़ने पे 18 आता है और P और Q का वेक्टर सम यानी रिजल्टेंट P और Q का कितना है? 12। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, काम बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। यार थीटा भी नहीं पता, r भी नहीं पता, p भी नहीं पता, q भी नहीं पता। नहीं, r पता है तो r की वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा तुमको? जिंदगी में इससे क्या पाओगे? p² + q² + 2pq, कुछ नहीं पता। cos थीटा ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास कौन सा है? एंगल वाला। यार तुम्हें एंगल तो पता है उसका, रिजल्टेंट का एंगल P से कितना है? 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, अल्फा कितना है? 90 डिग्री। किससे? वेक्टर P से। या A बोल लो इसको, B बोल लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। अब बताओ tan अल्फा का फॉर्मूला B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। tan अल्फा यानी tan 90, tan 90 = B sin थीटा। इसमें B कौन है? Q, तो हम लिखेंगे Q sin थीटा डिवाइडेड बाय A मतलब वेक्टर P + Q cos थीटा। बहुत बढ़िया। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी ने इनफाइनाइट पढ़ी होगी, किसी ने अनडिफाइंड पढ़ी होगी। जिसने जो पढ़ा है मैं सम्मानने को तैयार हूं। अनडिफाइंड होती है, अगर मुझसे आर्गुमेंट करोगे आप इस बारे में। चलो अच्छा, ये चीज बच्चों अनडिफाइंड है या इंफिनिटी है, जो तुम्हें सही लगे मानो। ठीक है, अब इस पे कमेंट में आप लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, मारकाट करना, रैली निकाल देना, कैंडल मार्च निकाल देना, जो भी है।
बात ये है कि ये चीज अनडिफाइंड या इंफिनिटी तभी होगी जब नीचे वाली चीज 0 हो। अपने कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 0 करो तो लिख के आएगा नॉट डिफाइंड या लिख के आएगा मैथ एरर। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तभी इधर अनडिफाइंड या इंफिनिटी वाली चीज आती है। मतलब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा। तो हमें एक इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट मिल गई कि p प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। बस चमक गया काम यार, हो गया। यही इंफॉर्मेशन तो निकालनी थी, निकल आई। p प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि q cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी -p। बिल्कुल बोल सकता हूँ। q cos थीटा कितना हो जाएगा -p। मैं उठा के इस मामले में 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p और q cos थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं -p। यहां पुट कर दूंगा q cos थीटा की जगह -p। कुछ सुलझा हुआ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। सुलझी हुई चीज अच्छी लगती है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा हमारा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? हाँ ना बोल यार। q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। अच्छा आगे बताओ। q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को लिख सकता हूँ q माइनस p q प्लस p। हाँ यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यानी 144। अब q प्लस p की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 18। इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। q माइनस p इनटू 18 इज इक्वल्स टू 144। 18 8 जा 144। तो q माइनस p की वैल्यू हमें मिल गई 8। शाबाश। और q प्लस p की वैल्यू हमको पता है 18। खत्म सवाल। जोड़ दो दोनों को। p p कैंसिल। 2q इज इक्वल्स टू 18 26। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 13। q की वैल्यू 13 तो p की वैल्यू 5। 13 5 18 सवाल खत्म। q की वैल्यू 13 छोटा p माना था तो p की वैल्यू 5। 13 और 5 जोड़ने में कितना आ रहा 18। सेटिस्फाई करेगा सब। मस्त क्वेश्चन एकदम मस्त मेथड है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा थीटा भी निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल थीटा भी निकालेंगे थीटा भी निकालेंगे थीटा भी निकालेंगे थीटा भी निकालेंगे थीटा भी निकालेंगे। हमने q cos थीटा को कितना रखा है -p रखा है ना? तो उसको यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज दैट। q cos थीटा इज इक्वल्स टू -p। q cos थीटा इज इक्वल्स टू -p। q की वैल्यू कितनी बोली मेरे को 13। cos थीटा इज इक्वल्स टू -p। p की वैल्यू 5। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -5/13। बस यहीं पे छोड़ दो आंसर। अब सारे एंगल आप याद नहीं कर सकते ना कि 5/13 वाला एंगल क्या है। बस आप यहीं पे आंसर छोड़ दो कि हाँ वो ऐसा एंगल थीटा है जिसका cos थीटा -5/13 होता है। ऐसा करेंगे मिले में कई बार। जेई में हमारे पास कैलकुलेटर होगा नहीं तो आप कितने एंगल याद रखोगे भाई? cos 21 cos 22 cos 27 cos 28 सब तो याद नहीं कर सकते ना। तो पता नहीं कोई एंगल होगा ऐसा एंगल है जिसका cos थीटा -5/13 आता है। और ये बढ़िया सवाल आपने हिला के रख दिया। चलिए अच्छा होमवर्क देना है। अच्छा ऐसे ही सिमिलर सवाल आपको होमवर्क दे देता हूँ। मैं लेके आया हूँ। ठीक है मैं डीसी पांडे देख रहा था उसमें ऐसा ही सवाल मिल गया। ये सवाल तो मेरा बहुत पुराना था। डीसी पांडे में ऐसा सिमिलर सवाल है तो एकदम सिमिलर सवाल है। एक बार आप खुद से ट्राई करो देखो मजा आता है। आई होप हो जाना चाहिए। भगवान का नाम लेना अपने अपने। भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। खुश रहो सुबह मेडिटेशन करो जिंदगी में कुछ बनो। बातें इसलिए कर रहा हूँ सवाल ढूंढ लूं और सवाल मिल गया। ठीक है हमसे बोला है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। द सम ऑफ two forces at a point is 16 Newton। ये सम है रिजल्टेंट नहीं है। If the resultant is normal to smaller force and has value, रिजल्टेंट की वैल्यू बताई है 8 न्यूटन, find two forces। find two forces और ऑप्शन दे रखे हैं उनको 6,10 8,8 4,12 2,14। तो सम कितना है 16। 6 10 16 8 8 16 4 12 16 2 और 14 भी 16। तो आप ट्राई करें देखिए सवाल कैसा होगा। अपने आप एक बार कोशिश करें। ठीक है वैसे ही करना है। इधर एक छोटा वेक्टर बना लेना a और इधर बनाना दूसरा वेक्टर b और ये बनाना रिजल्टेंट r। एंगल कितना हो जाएगा 90।
और ये एंगल कितना होगा थीटा। फिर tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा कौन सा एंगल है ये वाला रिजल्टेंट का एंगल a के साथ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल दोगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। थोड़ी हेल्प कर रहा हूं मैं, tan अल्फा कितना है, फिर 90 दिया है, tan 90 मतलब इंफिनिटी या अनडिफाइंड, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं बहस नहीं करूंगा। अगर ये अनडिफाइंड है तो नीचे वाला टर्म 0 होगा, तो a प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या बच जाएगा b cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a। इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू दे रखी है 8, तो आप जगह रखोगे r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b cos थीटा जगह माइनस a, तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, फिर लिख लोगे b माइनस a और बोल b प्लस a इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो b माइनस a इनटू b प्लस a इज इक्वल्स टू कितना 64। बस अब सॉल्व कर लेना है यार, बता दिया मैंने, ठीक है। एक चल बिना रिपीट किए खुद से सॉल्व कर, है ना, ठीक है। तो ये वाला सवाल अपने आप ट्राई करना। a प्लस b a माइनस b की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस b की वैल्यू ऊपर दी हुई थी 16, a माइनस b की वैल्यू नीचे वाले एक्सप्रेशन से मिल जाएगी 4 4 और 8, तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे आपके वेक्टर एडिशन के ऊपर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कुछ आप कराए। मैं सोच रहा हूँ आपको अब आज समय तो है ही हमारे पास, तो यही का यही आपको मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी समझा देता हूँ, रात बाकी समय बाकी, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी अपन आज ही कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको कांसेप्ट देता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अच्छा रुक जा, मैं तेरे को एक सवाल कर देता हूँ, जरा रिजल्टेंट निकालो, फाइंड रिजल्टेंट, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं, ठीक है। और सब लोग पॉज करके निकालना। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स शोन, ठीक है, सब लोग निकालना, ठीक है। आंसर अपन डिस्कस करते हैं अभी, रोक के पॉज करके। एक वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं 6, एक वेक्टर है हमारा मान लो 8, मान लो हमारा वेक्टर है 8, ये एंगल है हमारा 120, cos 120 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, तो टेंशन नहीं लेना, -1/2। अब आपको रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सब लोग फाइंड करें, पॉज करके सब लोग फाइंड करें। मैं इधर ऑप्शन लिख रहा हूं, आप उसके बाद ऑप्शन मिलाइएगा कि आपका मिला नहीं। क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग मिलाइएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जल्दी से आंसर कर देता हूं। चलिए बताइए, आई होप सबने पॉज करके सवाल किया होगा। चलिए आप ट्राई करिए, बताइए कौन सा सवाल, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला याद हो गया तुम लोग को, बधाई हो। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 into 6 into 8 into cos 120 minus 1/2, 2 से 2 मर गया, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, यहाँ माइनस लग जाएगा कि माइनस है, -6 8 दा 48, तो ये हुआ 100 - 48, आंसर कितना हुआ 52। r स्क्वायर की वैल्यू 52, तो r की वैल्यू √52। सभी ने आंसर सही निकाल लिया होगा, वेरी वेरी गुड। और ये आंसर पूरी तरह से गलत है। क्या बोला था हमने आपको, हमने बोला था जो थीटा एंगल है वो टेल से टेल ज्वाइन करा के लेना है, और आपने इस बात को इग्नोर मार दिया। यहाँ देखो, इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी है, वो हेड टेल मेथड था, कंफ्यूज नहीं हो। टेल से टेल जोड़नी है, ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला। गलत हो गया, गलत हो गया भाई सवाल तुम्हारा, संपूर्ण रूप से ये सवाल आपने गलत कर दिया है। आइए फिर से बनाए डायग्राम को। 6, अब इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। 8 सब अलाउड होता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होती है। मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे रख सकता हूँ, या आप इस वेक्टर को बढ़ा के आगे कर सकते हो। पहले वीडियो में यही चीज सिखाई है मैंने, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसके पिछले वाला वीडियो, वेक्टर का पहला वीडियो देख लो, उससे पता चल जाएगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल किसको कहते हैं और कैसे निकालते हैं अगर एंगल ना दिया हो। जैसे ये कंफ्यूज किया था, तो इसको या तो आगे बढ़ा लो या तो इसको पीछे कर लो। अब बताओ मुझे बच्चों,
ये एंगल 120, ये एंगल कितना होगा 60, ये 60 तो ये भी कितना होगा 60। तो एक्चुअल में इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना था 60। चाहो तो इस वेक्टर को खींचकर आगे बढ़ा लो, ये भी अलाउड होता है, पैरेलल आगे बढ़ा दिया, अब ये एंगल कितना होगा 60। ये चीज नहीं आई है तो रोइए मत, पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही प्यार से प्रेम से आपको ये बात मैंने बताई है। अब देखो एंगल हो गया 60, अब r स्क्वायर इज इक्वल टू, हां बस रहे हो, अब तो कोई भी निकाल लेगा सर, 2 * 6 * 8 * cos 60, cos 60 की वैल्यू बोलो, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया, 6 8 था 48, ये हो गया 100 प्लस 48 148 r स्क्वायर, तो r की वैल्यू √148। बधाई हो अगर आपने सी मारा था, कमेंट में जरूर झूठ बोलिएगा सर मैंने सी मारा था।